हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम आ गए हैं आज आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 हमें बताता है, प्रोटेक्शन देता है ये कुछ ऑफेंसेस के खिलाफ। तो इसमें 3 बातें हमें बता रखी हैं। पहले क्लॉज में तो हमें बता रखा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में, सेकंड क्लॉज में हमें डबल जियोपार्डी, और थर्ड में हमें बता रखा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं तीनों को। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो तो इसमें हमें बता रखा है, ये हमें बता रखा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। इसमें हमें बता रखा है कि कोई भी पर्सन जो है वो कन्विक्ट नहीं किया जाएगा वायलेशन ऑफ लॉ के द्वारा, जो कि उसके टाइम के पहले जो थे उन लॉ के ऊपर वो कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 जो है वो प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव में कोई भी क्रिमिनल लॉ बनाए। तो इसमें क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में, कि मान लीजिए कि एक ऑफेंस है। तो एक्सपोज फैक्टो लॉ में ये होता है कि मान लीजिए मैंने एक ऑफेंस करा, तो मुझे आज जो प्रेजेंट में लॉ चल रहा है तो मुझे इसके इसके तरीके से मुझे क्या कहते हैं सज़ा मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आज मैंने ये एक ऑफेंस करा, और क्या कहते हैं कल क्या कहते हैं कोई वो आ जाता है, कि मान लीजिए मैंने आज ये एक ऑफेंस करा और कल क्या कहते हैं न्यू लॉ कोई आ जाता है, और उस ऑफेंस की सज़ा जो पहले मेरे को थी वो 5 साल थी, और ये जो न्यू लॉ आ जाता है, न्यू लॉ से मेरी जो है सज़ा बढ़ के 10 साल हो जाएगी। तो ये मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। ये है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, के जो भी लेजिस्लेचर है उसे क्रिमिनल लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बनाने चाहिए। वो क्या कहते हैं प्रो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं बनाने चाहिए जो भी लेजिस्लेचर है उसे। आर्टिकल 21 जो है प्रोहिबिट करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो लॉ होते हैं वो पेनल्टी पे रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव रखते हैं। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव रखना कि मान लीजिए न्यू लॉ जो बना था वो 10 साल का था, है ना, तो मेरे पे तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव रहेगा कि मेरी जो ऑफेंस की सज़ा है वो 5 साल ही रहेगी। और इसमें जो क्या कहते हैं एक एक्ट अगर आपने करा वो ऑफेंस नहीं हो जाता। मान लीजिए मैंने आज कोई एक्ट करा, कि मान लीजिए मैंने आज कोई एक्ट करा, और ये एक्ट जो है वो ये जो एक्ट है वो लीगल है आज के टाइम पे, है ना, ये एक्ट जो है लीगल है आज के टाइम पे। और अगर कोई न्यू लॉ आ जाता है और न्यू लॉ आके कहता है कि ये जो एक्ट है ये अब ऑफेंस हो गया है, तो इसके लिए अब मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मैंने अब कर दिया, ये प्रेजेंट में करा, तो अब मुझे इस एक्ट के लिए सज़ा मिलेगी, मगर जो मैंने एक्ट पहले करा था, पास्ट में करा था, उसके लिए मुझे सज़ा नहीं होगी। और आर्टिकल 21 जो है क्लेम नहीं किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान। इसमें हमारा एक केस है केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल। तो इसमें हमारा केस है केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल। इसमें हमें बता रखा है कि एक अक्यूज़ था, उसने एक क्या कहते हैं ऑफेंस कमिट कर दिया था 1947 में, जो कि पनिशेबल था फाइन और इम्प्रिजनमेंट द्वारा। मगर 1949 में उनने 1947 में उनने क्या कहते हैं 47 में एक ऑफेंस करा, और 49 में फिर अमेंड कर दिया गया। फिर क्या कहते हैं जो पनिशमेंट थी उसे अमेंड करके बढ़ा दी गई उसी ऑफेंस की, सेम ऑफेंस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ये जो पनिशमेंट उसे बढ़ा के दी जा रही है ये उसके ऊपर लाइबल एप्लीकेबल नहीं होगी, और जो एक्यूज्ड है वो क्या कहते हैं एडवांटेज ले सकता है बेनिफिशियल प्रोविज़न का एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बताई थी कि अगर उनने जो 47 में जो क्राइम करा था
उसमें क्या कहते हैं 5 साल की सज़ा थी। और अगर 49 में उसी सज़ा के लिए अगर उसी सेम ऑफेंस के लिए सज़ा 3 साल की हो जाती है तो जो ऑफेंडर है और अक्यूज्ड पर्सन है वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। 20 क्लॉज 2 हम पढ़ेंगे जो हमें बताता है डबल जियोपार्डी के बारे में, कि एक पर्सन को एक ही केस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ये हमारा डबल जियोपार्डी का डॉक्ट्रिन है। और इसमें इसमें एक हमारा लैटिन मैक्सिम आता है जिसका नाम है नीमो डेबिट तो एक हमारा लैटिन मैक्सिम आता है जिसका नाम है नियो डेबिट वैक्स विक्सारी। इसका मतलब है कि एक आदमी को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एसेंशियल होते हैं डबल जियोपार्डी के, वो मैं एसेंशियल बता देता हूँ कि एक उसमें एक्यूज्ड होना चाहिए जिसने कोई ऑफेंस करा हो और उसके खिलाफ़ कोई प्रोसीडिंग चल रही हो एक दूसरी कोर्ट में और वो प्रोसिक्यूट या पनिश कर दिया गया हो कोर्ट द्वारा, तो उसी ऑफेंस के लिए उसके खिलाफ़ दूसरी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। इसमें हमारा एक केस आ जाता है मकबूल हुसैन वर्सेस बॉम्बे। तो मकबूल हुसैन वर्सेस बॉम्बे में ये हुआ था, इसमें हमारा आ जाता है मकबूल हुसैन वर्सेस बॉम्बे। तो मकबूल हुसैन वर्सेस बॉम्बे में एक पर्सन जो है वो सोना लेके आ जाता है और डिक्लेयर नहीं करता है कस्टम अथॉरिटी को। तो कस्टम अथॉरिटी जो है सी कस्टम एक्ट के उस के चार्ज लगा के उससे उसका सारा गोल्ड जो है ले लेते हैं। तो एप्लीकेंट क्या कहते हैं, ये लगाता है कि जो उसके ऊपर सेकंड प्रोसिक्यूशन चलाया गया है वो वायलेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो सी कस्टम अथॉरिटी है वो कोई कोर्ट नहीं है और वो कोई जजमेंट नहीं देती है। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में हमें बता रखा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देंगे। तो इसमें बता रखा है कि आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कि एक एक्यूज्ड पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता उसके खिलाफ विटनेस बनने में। तो ये हमारा डॉक्ट्रिन इसके ऊपर लगता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते आप उसने जो क्राइम करा है उसके खिलाफ उसे एक्सपोज करने में उसकी टेस्टिमनी नहीं ले सकते। और इसमें हमें ये बात बताई रखी है कि जो एक्यूज्ड होता है वो इनोसेंट होता है जब तक उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हो जाते, उस ऑफेंस के चार्ज उसके ऊपर जब तक वो प्रूव नहीं हो जाते तब तक वो एक्यूज्ड इनोसेंट माना जाता है। और अगर एक्यूज्ड क्या कहते हैं अपनी फ्री विल से अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो वो स्टेटमेंट दे सकता है, मगर उसे कोई भी उसे उसकी विल के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं ले सकता उसी के ही क्राइम के अगेंस्ट। एक इसमें केस आ जाता है एमपी शर्मा वर्सेस नीतीश चंद्रा। तो एमपी शर्मा वर्सेस नीतीश चंद्रा में ये हुआ था कि जो इसमें एसेंशियल बताए गए थे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के इसमें बताया गया था कि एक पर्सन जो है वो अपने एक्यूज्ड जिस ऑफेंस के लिए वो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ वो गवाही नहीं देगा और उसको क्या कहते हैं कंपल्शन करके विटनेस नहीं बनाया जा सकता। और इसमें जो भी उसे प्रोटेक्शन मिलती है तो उसे प्रोटेक्शन मिलती है कंपल्शन के रिगार्डिंग कि वो अपने ही खिलाफ कोई भी एविडेंस या कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा, है ना। और इसमें एक बात और बता रखी है कि ये जो राइट है वो अवेलेबल है एक एक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है। और इसमें अगर क्या कहते हैं एक्यूज्ड पर्सन कौन होता है, जिसका एफआईआर में या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नाम दर्ज होता है जिसके खिलाफ, और जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया हुआ होता है इन्वेस्टिगेशन का।
और इसमें हम पढ़ लेते हैं कि विटनेस कौन होता है। तो विटनेस हमें एविडेंस एक्ट में बता रखा है, आप मेरी एविडेंस एक्ट की सीरीज़ भी देख सकते हैं। तो विटनेस हमें बता रखा है कि विटनेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, विटनेस कोई भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस की डेफिनेशन जो है वो बहुत वाइड बता रखी है कि विटनेस जो है ओरल, डॉक्यूमेंट्री या टेस्टिमेंट्री एविडेंस दे सकता है। और उन विटनेस की क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, विटनेस के कंपलसरी हैं फिंगरप्रिंट और हैंड राइटिंग लेना एक्यूज पर्सन की। जो मिसचीफ, अगर किसी एक्यूज पर्सन ने मिसचीफ करा है तो उसके हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट लेना नेसेसरी होता है। अब एक केस आ जाता है बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का केस। ये मैंने एविडेंस में भी बताया था। काठी कालू का केस आ जाता है इसमें। तो काठी कालू के केस में बता रखा है कि एक जो है विटनेस, उसे क्या कहते हैं, विटनेस एक अगर विटनेस है तो उसे ये नहीं माना जा सकता कि उसे सारे एविडेंस देने पड़ेंगे। इसमें क्या कहते हैं, ओरल या रिटन स्टेटमेंट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं वो रेलिवेंट होते हैं ट्रायल के दौरान, अगर उस एक्यूज पर्सन की गिल्ट या इनोसेंस प्रूव करनी हो तो। और इसमें एक नेक्स्ट केस आया है पार्षदी वर्सेस यूपी। इसमें क्या कहते हैं, एक एक्यूज पर्सन को मर्डर से चार्ज कर दिया गया था, ठीक है, मगर उस और क्या कहते हैं उस पर्सन ने, जो डिसीज पर्सन है, उसकी जो जहाँ पे उसने उसे मारा और जहाँ पे उसे उन्हें गाड़ा वो जगह भी बता दी थी। तो और पुलिस ने उस जगह को जाके देखा और क्या कहते हैं वो आइडेंटिफाई कर दिया उस पर्सन ने जिसने मारा था कि ये क्लॉथ उसी पर्सन के हैं। तो स्टेटमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी स्टेटमेंट उस पर्सन ने दी है वो एडमिसिबल है उस एविडेंस की। और इसमें ये तो है ही कि आप क्या कहते हैं कंपल्शन नहीं लगा सकते। तो कंपल्शन वाली बात है हमें बता रखी है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी में। तो नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी में हमें ये बता रखा है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं टेस्टमनी देने के लिए, या फिज़िकल टॉर्चर या कोअर्जन नहीं दे सकते हैं, है ना ही आप उसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें केस है यूसुफ अली का केस है यूसुफ अली वर्सेस महाराष्ट्र। इसमें हमें बता रखा है कि जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होती हैं वो भी जो एक्यूज द्वारा बनाई गई हैं उसकी नॉलेज के बगैर, तो वो उसे क्या कहते हैं उसके खिलाफ एविडेंस में यूज़ करी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारा केस है कुट्टन पिल्लाई का केस है, कुट्टन पिल्लाई वर्सेस रामकृष्णा। तो कुट्टन पिल्लाई रामकृष्णा का केस है। इसमें हमें बता रखा है कि अगर किसी प्रेमिसेस की सर्च के लिए कह रखा है जो कि पोजेशन है एक्यूज्ड के पास, तो उसका क्या कहते हैं सर्च किया जा सकता है और वो वायलेटिव नहीं होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।